प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। हमारा आज का मौजू वही मौजू है जो आज पूरी कौम का मौजू है, पूरे पाकिस्तान का मौजू है, पूरी कौम का ये मौजू है। आज पूरी कौम सरापा एहतजाज है। बिजली के बिलों पर, बिजली के जालिमाना निज़ाम पर पूरी कौम आज सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी की अपील पर और ताजरों की जो मुख्तलिफ यूनियंस हैं उनकी अपील पर और वकला की मुख्तलिफ तंजीमों की अपील पर आज पूरे मुल्क में शटडाउन है। आज हमने अपने दो मेहमानों को यहाँ दावत दी है कि हम उनसे गुफ्तगू करके इस इशू का इहाता कर सकें कि ये बुनियादी तौर पर मसला क्या है जिसने पूरी कौम को मुश्किल में मुब्तला कर दिया है, और इतनी मुश्किल में मुब्तला कर दिया है कि कौम जो है वो हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हो गई है। वरना हम बुनियादी तौर पे, हमारी अवाम बुनियादी तौर पे डोसाइल किस्म के लोग हैं। वो तकलीफ़ें उठाते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन एहतजाज नहीं करते। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सा इतना सीरियस मसला हो गया है और ये मसला है क्या जिसने इतनी शरीफ कौम को, इतनी शरीफ अवाम को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है और आज पूरे मुल्क में शटडाउन हड़ताल कर दी गई है। हमारे दोनों मेहमान इस हवाले से बिल्कुल बराह रास्त मुंसलिक हैं। मोहसिन एम सैयद साहब इस शोबे के बुनियादी तौर पे ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। अमेरिका से तालीम हासिल की है इसी शोबे में, और फिर इसी शोबे को, अपनी तालीम को अपना पैशन और अपना पेशा बनाया। इनके क्रेडिट पर बहुत सारी कामयाबियां हैं। सनती शोबे के अंदर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम और इस तरह की दूसरी सूबा सरहद के अंदर भी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स का क़याम इनके क्रेडिट पर है। ये इन डेप्थ इस मसले को आज हमारे सामने रखेंगे। मोहसिन एम सैयद साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान भी इसी शोबे से मुतल्लिक हैं। पाकिस्तान में बिजली का जब नाम लिया जाता है तो वापडा का नाम आता है। वापडा पाकिस्तान के जो मेगा इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कसीर हुजम रखने वाले जो बड़े सरकारी इदारे हैं, वापडा उनमें से एक है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार, बिजली की तरसील और बिजली की तकसीम का निज़ाम एक अरसा तक वापडा के स्पुर्द रहा। उसके बाद इसके मुख्तलिफ हिस्से कर दिए गए। तो उस हवाले से तौकीर इस्लाम साहब हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं। आप वापडा की पैगाम यूनियन के एम्प्लॉइज़ की जो यूनियन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं। तौकीर इस्लाम साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मोहसिन सैयद साहब, आपसे हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। ये क्या मसला है करंटली, आप इसको कैसे देखते हैं कि पूरी कौम, जिसमें वकला भी हैं, जिसमें आम शहरी भी हैं, जिसमें सनतकार भी हैं, जिसमें दुकानदार भी हैं, सब लोग मिलजुल कर ये वापडा और बिजली के बिल और बिजली की तरसील के हवाले से सरापा एहतजाज है। पाशा साहब, ये आज असल में वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। लोगों की बिल्कुल सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और पूरे मुल्क इसके ऊपर बहुत शदीद प्रोटेस्ट कर रहा है और बिल्कुल सही कर रहा है। इसकी जो बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें हमारे 70 की दिहाई से ये मसला शुरू होता है। फिर 80s के हमारे ब्लैकआउट्स हैं, लोड शेडिंग्स हैं। फिर 94 की ये हमारी एनर्जी पॉलिसी है। फिर 2005 की एनर्जी पॉलिसी है। उसके बाद 2013
के अंदर जो RLNG के प्रोजेक्ट्स लगे वो इसके हैं, प्लस हमारे कंज्यूमर की जो कुछ कंजम्पशन के तरीके हैं उन सारों का आज ये नतीजा निकला है। ये सारे इश्यूज मिलजुल के उन्होंने, लेकिन पहले मैं जाहिर सी बात है हमारे जो सामीन हैं वो इस बात में इंटरेस्टेड होंगे कि आज ये जो बिल्कुल एकदम से चीज़ हुई है, लोगों की जो ये बिसात से चीज़ें बाहर गई हैं, ये किस तरह से गई हैं। बिजली का जो हमारा बिल है ना, उसके अंदर एक तो एनर्जी यूज है और दूसरी उसके अंदर टैक्सेशन है। ओके। और एनर्जी यूज जो है वो रुपीस के साथ कनेक्टेड है और उसी की बेसिस के ऊपर उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेल्स टैक्स लगते हैं और टीवी टैक्स है, रेडियो टैक्स है, तो जो उसकी टैक्सेशन है वो बढ़ जाती है। अब जो हमारी इसके प्राइसिंग के फॉर्मूला हैं, जो बिजली जब हम लोगों से पावर जनरेटिंग हाउसेस से खरीदते हैं उसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूं ना कि आज रुपए की जो कदर है वो इतनी कम हो गई है कि 25,000 तो फौरन ही आप 800 यूनिट इस्तेमाल करें तो 25,000 रुपये क्रॉस कर गए, 4,000 रुपया उस पर इनकम टैक्स लग गया और फिर इसी तरह से टैक्सेशन बढ़ गई। तो सबसे पहले हुकूमत को यह करना चाहिए कि 1,000 यूनिट तक एडवांस इनकम टैक्स बिल में से निकाल देना चाहिए। ओके। 1,000 यूनिट वाले लोग हमारे मुतवसत तबका है, उनके ऊपर से कम 1,000 रुपए का तो सीधा एडवांस इनकम टैक्स कम हो जाएगा। ओके। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि हमारे यहाँ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है 17% से लेके 30% तक हमारे लॉसेस हैं, कुछ एरियाज में इससे भी ज्यादा हैं। अब नेपरा ने वो डिटरमिन किए हुए हैं कि जी कितने लॉसेस हैं। मैंने सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाया और मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अच्छा मोहसिन साहब उधर हम आते हैं, ये हमें बताइए कि ये जो बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफा है जिस पर आज कौम नहीं, कीमत की वजह तो गई, डॉलर ऊपर गया जिसकी वजह से फ्यूल सरचार्ज ऊपर चला गया ना और वो आ गया। लेकिन पहले जो चीज हमारे कंट्रोल में है ना, हुकूमत के कंट्रोल में है कि हुकूमत बड़ी आसानी से इस वक्त जो लॉसेस हैं उनके एनर्जी में से लॉसेस खत्म कर दें, उसके ऊपर से इनकम टैक्स और टैक्सेशन खत्म कर दें, तो इमीडिएटली 30 से 35% ये जो कॉस्ट है नीचे आ जाएगी और इसके ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी कोई एतराज नहीं होगा। क्योंकि ये लॉसेस की तो बिजली आप तक पहुंची नहीं है, वो तो रास्ते में जल गई है। ठीक है ना, और वो लॉसेस सिर्फ 3% अलाउड है इंटरनेशनली। अगर कोई 17% पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बैठी हुई है या कोई 30% पे बैठी हुई है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जाने, उसके जो मैनेजरियल स्टाफ है वो जाने, उनकी पेंशन जाने, जो वहां से पैसे कटने चाहिए, ये कंज्यूमर को नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप जो लॉसेस है वो खत्म कर दें और उसके बाद उसके ऊपर आप एडवांस इनकम टैक्स खत्म करें, उसके ऊपर से आप सेल्स टैक्स और जो ये एक्साइज ड्यूटी है इसको कम करेंगे, तो ये जो 30 से 35% कम होगा तो इमीडिएटली लोगों को एक रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सबसे जरूरी चीज है जो बिल्कुल आज हुकूमत कर सकती है और इसके अंदर कोई हम ऐसी बात नहीं कर रहे जो कि गलत बात हो या कोई हम अननेसेसरी डिमांड कर रहे हैं। एक बिजली है जो आप तक पहुंची नहीं, एक टैक्स अगर मैं 1000 यूनिट वाले के हो तो इतना इसकी तो इतनी आमदनी नहीं है कि उसके ऊपर इनकम टैक्स लगे, तो इसलिए उसको एडवांस इनकम टैक्स उससे हटा देना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी उस पे से हटा देनी चाहिए। तो जब सेल्स टैक्स किस चीज का ले रहे हैं? हाँ, अच्छा, सेल्स टैक्स, अब मेरी फैक्ट्री है, मैं सेल्स टैक्स एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं जब अपने बायर को सामान सप्लाई करता हूँ तो मैं अपना बिजली का एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो रेजिडेंस वाला है वो तो नहीं एडजस्ट कर सकता ना। ठीक है। तो लेकिन आप कम से कम उसको अगर लॉसेस पे से आप उसको रिलीफ देंगे तो सारी जगह उसकी इतनी रिलीफ आ जाएगी कि वो भी बेरेबल होके मैनेज कर लेगा इसके ऊपर। जी मैंने काबिल एहतराम मोहसिन साहब की जो गुफ्तगू है वो सुनी है, इनकी अपनी जगह जो एनालिसिस हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे इस इदारे को और हमारे इस वापडा जैसे, जिस तरह पहले इन्होंने फरमाया कि इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन था, आपने भी इसमें ये कहा, और ये पहले वापडा के साथ ही तमाम कंपनीज रिलेटेड थी और एक इनको एरिया बोर्ड कहा जाता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इसमें इस्लाहात शुरू की और वो इस्लाहात भी जाहिर है कि IMF वर्ल्ड बैंक के कहने पर थी कि हम उनसे लोन ले रहे थे।
और फिर इनको हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अलहदा कर दिया। हमारे जो पावर हाउसेस थे वापडा के, जो बिजली पैदा करते थे, उनको हमने जेनकोज के हवाले से यानी अच्छा जनरेशन। कदीर साहब, अगर हम पहले इशू को डिफाइन कर लें जी जी कि असल में ये जो मामलात आज सामने आए हैं, जी जी। ये करंट इशू क्या है? करंट इशू सर इसमें ये है सबसे बड़ा कि जिस तरह अभी क्या है कि जो टैक्सेस हमारे बिजली के बिलों में गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है, उससे हमारा स्लैब रेट बढ़ जाता है। मसलन अगर हम 100 यूनिट वाले तक से अगर हम लेते हैं 28 रुपए पर यूनिट या 20 रुपए पर यूनिट, जब वो स्लैब रेट 201 से ऊपर जाता है, एक यूनिट भी उसका 201 से ऊपर चला जाए 300 तक, तो उसमें हमारी जो बिजली की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और हम वो यूनिट जो है वो 20 या 28 रुपए की बजाय वो 32-33 रुपए का हो जाता है। इसी तरह अगर 200 यूनिट से अबव चला जाए तो वो फिर उसकी कॉस्ट वहां से बढ़ते हुए 50 रुपए यूनिट तक भी पहुंच जाती है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो हमारे बिजली बिलों से टैक्सेस का है, और उसके बाद कि हमारे जो बिजली के बिल्स की जो स्लैब रेट्स हैं, मैं ये समझता हूं कि ये भी एक बिजली के बिलों में बढ़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अच्छा, आप कदीर साहब ये नहीं समझते कि आप जिन एम्प्लॉयज की यूनियन के नुमाइंदे हैं जी जी वापडा की, उनकी नलैकियां, नाहलियां और बेईमानियां नहीं समझते कि वजह है एक बहुत बड़ी नहीं बिजली के बिलों में? देखें लाइन लॉसेस क्या है? मैं आपको डिफाइन करता हूं। ये लाइन लॉसेस जो है ना, देखें हमारा जो ये बोसीदा निजाम है वापडा का, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, अभी तक हम वही बोसीदा निजाम चला रहे हैं जो पाकिस्तान से समझ ले हमें वर्षे में मिला है। उसके बाद से तो हमने इसको निजाम को चेंज ही नहीं किया। लेकिन चोरी भी तो शामिल है। नहीं, चोरी इसमें बड़ी माइनर सी होगी। चोरी कितनी शामिल होगी? देखें इससे कबल भी तो चोरी होती थी। चलें ये इसी बात पर लगा रहे हैं, 90 से पहले क्या चोरी नहीं होती थी? 90 से पहले भी अगर कोई बिजली चोरी होती थी तो क्या इतने रेट्स आपको देना पड़ते थे बिजली के? यानी आप समझते हैं कि लाइन लॉसेस जो है वो सर वो लाइन लॉसेस नहीं है? नहीं, लाइन लॉसेस हमारी नलायकी इसलिए नहीं है कि जो हम बिजली ये जनरेट होती है ना जनाब, ये एनटीडीसी है हमारा एक जरा नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, हम उससे बिजली खरीदते हैं। हम जब उससे बिजली खरीदते हैं तो आप ये देखें कि हमारा ये जो बोसीदा निजाम है, गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी। ये जो हमारी लाइनें हैं, ये जो हमारे खंबे हैं, ये जो हमारे बिजली का मोहल्लों में निजाम है। नहीं कदीर साहब, ये खंबे, ये बिजली का सारा निजाम जी जी ये पहले वापडा ने ही कायम किया है ना। वापडा के पास था, वापडा अगर सही काम करता रहता जी जी तो ये उससे रोल छीनने की जरूरत ही पेश ना आती। नहीं सर, ये वापडा की नाहलियां, नलायकियां जो है आपको उन्होंने मजबूर किया कि ये निजाम उनसे लेकर आईपीपी को दे दिया जाए, डिस्कोस को दे दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं था सर। जब वापडा था और वापडा के साथ ये कंपनियां रिलेटेड थी, तो आप बताएं कि हमारे कितने लॉसेस थे? बाज औकात हमारे एरिया बोर्ड्स के माइनस लॉसेस थे, और बाज औकात 3 से 4 या 5% होंगे ज्यादा से ज्यादा जो लॉसेस हैं। इसमें हमारी हुकूमतों का ये हाथ है कि हमने लोन लिए हैं, हमने आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से जब लोन लिए, उनकी शराइत पर लिए, तो हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अपग्रेड करने का कोई भी ऐसा इकदाम नहीं किया कि जो अपग्रेड हो और हम जदीद तरीकों से जो है वो दूसरी बिजली हम पैदा करें। देखें हमारे मुल्क में पानी की वाफरी मकदार मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी 24,000 मेगावाट बिजली की हमें यहाँ से कंजम्पशन है, ये हमारी जरूरत है। तो हमारी आप देखें लोड शेडिंग जब होती है हर साल, तो 8,000 6,000 का हमें शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता है। हमारी ये हम्बल सबमिशन ये है कि जो आईपीपी से आपने मुआहदे किए वो किए आपने डॉलरों में। डॉलरों में ये किए कि चाहे रुपया नीचे चला जाए चाहे रुपया ऊपर चला जाए, आपने जो आईपीपी को पेमेंट करनी है वो डॉलरों में करनी है। अच्छा, उसके बाद एक सबसे बड़ी जो आई शामिल वो ये थी कि जो तेल, जो फ्यूल आपने आईपीपी को मुहैया करना है। आईपीपी ने कहा कि जी वो फ्यूल हम आपसे आपके करंट चार्जेस पर खरीदेंगे, रुपया में खरीदेंगे। अब देखिए पेमेंट वो ले रहे हैं डॉलरों में, फ्यूल हमसे वो ले रहे हैं रुपया में। यानी अगर डॉलर की कीमत 300 रुपए होगी तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो हमें पड़ेगा ना। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको 300 रुपए पे लीटर देगी या 200 रुपए पे लीटर देगी, वो तो अपनी पेमेंट लेंगे। और दूसरी बात सर ये थी कि अगर आप पेमेंट उसमें आईपीपी से अगर आप बिजली लें या ना लें, आपका एक एग्रीमेंट है, कैपेसिटी चार्जेस जिनको हम कहते हैं, उनका एग्रीमेंट ये है कि अगर आप हमसे बिजली ना लें लेकिन हमें कैपेसिटी चार्जेस में आपने इतने फिक्स रेट देने हैं। मोहसिन सैयद साहब,
ये जैसा कि इन्होंने बताया, इससे तो लगता है कि ये मुआहदे जो हैं आईपीपीज के साथ, ये बदनीति पर और मुल्क की मुफादात को पसे पुश डालकर किए गए हैं, जैसा ये बयान कर रहे ये हैं। पाशा साहब थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 70 की दिहाई के अंदर मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिब इल्म था यूईटी और यूईटी लाहौर में, और हमने देखा कि हमारे यहाँ बिजली लो होना शुरू हुई, 220 के बजाय 200 वोल्ट आते थे और हमें रेगुलेटर लगाने पड़े अपने फ्रिज के साथ और एयर कंडीशनर्स के साथ, क्योंकि जो भी बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके साथ लगाने पड़े। ये क्लियर कट इंडिकेशन थी कि मुल्क की जो बिजली की सप्लाई है वो कम है और लोड बढ़ता चला जा रहा है। वापडा का कसूर ये है कि उसने 70 की दिहाई के बाद उसने तरबेला और मंगला बनाने के बाद उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। वापडा के अफसरान बाला सो गए। 84 में हमारे यहाँ ब्लैकआउट शुरू हो गए, लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो मैं मेंबर पावर से जनवरी 1985 में मिला, तो उन्होंने, मैं जो डेलीगेशन अमेरिका से लेकर आया था लोड मैनेजमेंट का, मैं लोड मैनेजमेंट का सिस्टम डिजाइनर हूँ। हमने इनको बताया कि हम बड़े सस्ते तरीके से आपके जो इंडस्ट्रियल लोड्स हैं और एयर कंडीशनिंग लोड्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा, वापडा ने कहा कि जी हम 1985 दिसंबर में ये मसला हल कर देंगे। 1994 का जो हमारी पावर पॉलिसी फर्नेस ऑयल पे लगी, वो उस वक्त लगी जब 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। 84 तो ये जो 94 में जो बीबी ने पॉलिसी दी आके, वो इसलिए आई क्योंकि वापडा सोती रही और वापडा को जो हाइड्रो पावर लगाने चाहिए थे उन्होंने नहीं लगाए, फिर ये गई उसके अंदर। अच्छा, उस पॉलिसी के अंदर भी फर्नेस ऑयल पे भी प्रोजेक्ट्स थे और केटी बंदर में गॉर्डन वू ने उसके ऊपर कोयले पे भी प्रोजेक्ट लगाना था। वो हमारे यहाँ क्योंकि ये पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर्स चलती रहती हैं, उसके बाद मियाँ साहब आए, उन्होंने आते के साथ ही वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, केटी बंदर का कैंसिल कर दिया। किस प्रीटेक्स्ट पे? वो सर सियासी बना के ऊपर, कोई उसके अंदर लीगल इशू नहीं था, कोई टेक्निकल इशू नहीं था। अब एक शहबाज शरीफ साहब ने साहिवाल में कोयले का पावर हाउस लगाया, ये यहाँ नहीं लगना चाहिए, ये लगना चाहिए केटी बंदर में, कि पानी का जहाज आए उसमें से कोयला उतरे सीधा केटी बंदर में जाए। और अब इस वक्त ट्रेनें चल रही हैं रोजाना कराची हमारे वहां से, और वो कोयला लाके दे रही हैं साहिवाल के अंदर। अब अफगानिस्तान से भी कोयला आ रहा है, ये है इसका केटी बंदर में। केटी बंदर में इन्होंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फिर पॉलिटिकल शर्मिंदगी होती वहां लगाने के लिए। अब जो हमारा बेसिक जो रीजन है ना, वो है कि इंपोर्टेड फ्यूल को हम इम्पैक्ट को जल्द अज जल्द कम करें। और उसका तरीका यही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि वो फिर भी हमें सस्ती है। और वापडा से हमें ये प्रोजेक्ट, ठीक है ओवरऑल मैनेजमेंट उनको हम दें, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज को लेकर आए, जैसे हजरा थी तरबेला के लिए और मांगला के लिए जो इंटरनेशनल थी ना, वो हम लेकर आए। इस वक्त वापडा के पास वो इंजीनियरिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो डैम्स डिजाइन कर सके, कि वो टनल्स डिजाइन करें। हमें इंटरनेशनल कंपनीज को लेना पड़ेगा, लेकिन वापडा को चाहिए कि अपने इंजीनियर्स, यंग इंजीनियर्स को जो इस वक्त अभी फ्रेश ग्रेजुएट होकर आए हैं, उनको गोरों के साथ, फॉरेनर्स के साथ लगाएं, ताकि आज से 10 साल के बाद तो हम अपना वो संभाल सकें, ये डैम्स हम खुद बनाना शुरू करें। मोहसिन साहब, वैसे आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी कि हम फॉरेन कंपनीज को लाएं, लेकिन हम फॉरेन कंपनीज को लेकर आए हैं आईपीपीज को, तो उन्होंने क्या हालत कर दी? सर आईपीपीज पाकिस्तानी कंपनीज हैं, सारी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर सिर्फ हबको आई थी और उन्होंने भी अभी फर्नेस ऑयल के साथ कोयले पे इतना लगा लिया है कि अपना वो टैरिफ नीचे लेकर आ गए हैं। और ये इसके अंदर जहां पे जेवीज भी उन्होंने किए हैं ना, तो फार्मूला के अंदर इसमें जो प्लांट एंड इक्विपमेंट के डॉलर्स थे उनको उसी दिन के रुपये पे लॉक करना चाहिए था। फ्यूल की मजबूरी है कि जब तक बाहर से आएगा डॉलर पे वो हिंज रहेगा, वो उसके बगैर आप काम कर ही नहीं सकते ना, वरना तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे पावर हाउसेस करने के लिए। सो इमीडिएटली हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड पावर पे लगाएं। अब मसलन सोलर पावर हमें लगानी चाहिए और उसके अंदर हम पैनल्स बाहर से बने बनाए मंगवाते हैं, हमें पैनल नहीं मंगवाने चाहिए, हमें जो उसमें सिलिकॉन की टिकी है वो मंगवानी चाहिए और पैनल असेंबली लोकल करनी चाहिए, ताकि जो हमारे जो फ्रेट है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वो इतना ज्यादा पड़ता है कि वो टिकी से 10 गुना ज्यादा तो उसकी फ्रेट कॉस्ट है। अगर हम 4 सेंट के ऊपर सोलर पावर दिन में शायद 5 घंटे भी हम ले आए, तो उसकी वजह से हमारी जो लोकल कॉस्ट है बिजली की वो नीचे आती चली जाएगी। सो हमने हाइड्रो पावर जनरेट करनी है,
इन इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के साथ, चाहे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ले। आज आप बुंजी डैम लगाएं, आज आप बुंजी डैम के अंदर आपको 7,000 मेगावाट मिलेगा। सो ये इसी तरह जो भाषा डैम और इनके अंदर जितने भी अभी ये प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, इनको दोबारा इमीडिएटली रीस्टार्ट करें और छोटे छोटे डैम्स लगाएं 100-100 मेगावाट के, जहां जहां पे हाइड्रो पावर आपको अवेलेबल है, फॉल्स के ऊपर लगाएं, सूखी किनारी है, और इन लोगों को सारों को प्रोजेक्ट्स के लेकर आए। NWFP भरा हुआ है। मैं आजकल गिलगित बाल्टिस्तान गवर्नमेंट का कंसल्टेंट हूं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर। बेतहाशा जगह हमारा जो रिवर इंडस है उसमें फॉल मौजूद है, स्पीड मौजूद है, इनलाइन टर्बाइंस लगाएं जो कि लोकल वहां पे लोगों को 1-1, 5-5, 10-10 मेगावाट दें। चित्राल में आप जाएं, लोगों ने अपने घरों के पास, होटलों के पास टर्बाइंस लगाई हुई हैं और काफी वहां पे लोकलाइजेशन हो गई है। सो इंस्टीट्यूशनली लोकल फ्यूल पर आए, इंपोर्टेड फ्यूल बंद करें, और जो हमारी रिफाइनरीज हैं उनसे कहें कि वो फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाएं, ताकि जो फर्नेस ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोकल इस्तेमाल हो। अच्छा, फिर फिक्स चार्जेस के अंदर बहुत सारे पावर हाउसेज हैं जिनसे हम बिजली ले ही नहीं रहे कि जी वो इकोनॉमिक डिस्पैच ऑर्डर के ऊपर बहुत नीचे हैं। नो, हमें सबसे बिजली लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई हमें पावर हाउस बिजली नहीं देता, हम इमीडिएट उसकी कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दें। बहुत सारे पावर हाउसेज हैं कैपेसिटी पेमेंट वो बिजली दे ही नहीं सकते, तो कम से कम उन पे से कैपेसिटी पेमेंट हटाए ना। वो उन्होंने लोगों के साथ मिल मिला के अपने यूनिट्स बंद किए हुए हैं कि जी हमें कैपेसिटी पेमेंट आ रही है, वो काफी है, खा रहे हैं, वो काफी है खाने पीने के लिए। हमारे मेहमानों से गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बिजली के मौजूदा क्राइसिस पर अपने मेहमानों से। किधर इस्लाम साहब, ये जो वापडा के लाखों एम्प्लॉइज़ को मुफ्त बिजली सप्लाई की जाती है, कहा यह जा रहा है कि ये जो मुफ्त खोरी है ये भी एक वजह है बिजली के हाई रेट्स की, बिजली की कीमत में इजाफे की। ये भी एक वजह है जी कि वापडा के जो मुलाजमीन हैं वो मुफ्तखोरी करते हैं। क्या कहेंगे आप? ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है मुफ्तखोरी का, ये इस तरह से नहीं है। और जिस तरह से चलो अदब अदाब से कह देते हैं जो फ्री यूनिट इस्तेमाल मैं बताता हूँ ना कि ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि ये फ्री यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, ये इस तरह से है कि जब आप किसी इदारे में एम्प्लॉई या आपको इदारा कोई पैकेज देता है, आप कहीं या एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जाते हैं, मुलाजमत के लिए जाते हैं, तो वो एक आपको पैकेज दिया जाता है कि हम आपको ये फैसिलिटीज जो है वो फराहम करेंगे इदारे की तरफ से। ओके, ठीक है सर। ये हमारा जो फ्री सप्लाई यूनिट्स हैं ये कोई लामहदूद नहीं है। अच्छा, ये मिसाल के तौर पर 1 से जो चौथा स्केल है उसके लिए सालाना अगर आप देखें तो शायद 800 यूनिट हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्केल वाइज हमें ये सहूलत जो है वो प्रोवाइड, ये मिलजुल के सालाना करोड़ों नहीं अरबों यूनिट नहीं। जी मैं उसी की तरफ आ रहा हूं जी। अच्छा, उसमें सर ये है कि ये जो हमें कहा जाता है ना फ्री सप्लाई, ये फ्री सप्लाई नहीं है। ये हमारी जो तनख्वाहों का एक पैकेज है, ये उससे उसको वसूल किया जाता है और जो कंपनियां हैं वो उसकी कीमत अदा करती हैं। ये पेड सप्लाई है, फ्री सप्लाई नहीं है। नहीं, कीमत कौन अदा करता है? ये हमारी कंपनी अदा करती हैं, एनटीडीसी वगैरह को, जहां से हम ये सारे यूनिट्स लेते हैं। अच्छा, देखिए इसका मतलब ये है कि प्राइसिंग फार्मूले पे इन फ्री सप्लाई का कोई ऐसा नहीं है सर। अच्छा, लेकिन इसके अगर आप दूसरे तरफ आ जाएं तो हमारे कौन से इदारे हैं, मसलन हमारी पार्लियामेंट है, हमारे सदर मुमलिकत हैं, उनको फ्री ऑफ, यानी जिसको कहा जाता है कास्ट बिजली, जब तक वो रहेंगे उनको फ्री यूनिट्स हैं। हमारे चीफ जस्टिस को फ्री यूनिट्स हैं, हमारे जजेस को 8,000 यूनिट्स पर माह फ्री हैं। 8,000 यूनिट जी। अच्छा, इसी तरह आप लगा लें कि ये प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी एवर फ्री यूनिट्स हैं। अच्छा, हमारे यूनिट्स की तरफ तो आते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक 550 अरब रुपए की ये जो बिजली फ्री है सालाना 550 अरब की ये कंज्यूम होती है, या ये हम जिसको फ्री सप्लाई कहते हैं चली जाती है 550 अरब। इसमें से सिर्फ 5 अरब हिस्सा है वापडा वालों का। अच्छा जी।
और बाकी आप यहां से अंदाजा कर लें कि हम किसको बिजलियां दे रहे हैं और कौन कौन से इदारे जो हैं इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। अच्छा, आप नहीं समझते कि अगर ये बहरान हमने हल करना है जी जी, तो उसमें इब्तदा यहां से की जाए कि सबको जो फ्री सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाए? नहीं देखिए, आप इसके बारे में क्या नहीं, कहें? इसके बारे में देखिए, आपकी बात सही है कि फ्री सप्लाई जिनको भी है वो बंद कर दी जाए, लेकिन मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो हमारी फ्री सप्लाई है ये हमारी वेजेस का हिस्सा है। एक तो ये जो जजेस हैं उनकी नहीं है, अच्छा, उनको तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, हम तो पेमेंट उनका करते हिस्सा ही हो गया ना नहीं, फिर। हम तो उनको पेमेंट करते हैं ना। देखिए हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, हमारी कंपनियां गवर्नमेंट को पेमेंट कर रही हैं, ठीक है ना। हम अगर चले उनको ये भी कह दें कि हमारी फ्री सप्लाई से अगर ये बहरान हल होता है तो ठीक है, लेकिन असल जो बहरान की जड़ है, असल जो बहरान की वजह, मैं समझता हूँ मोहसिन साहब ने उसकी तरफ बड़ा बेहतरीन इशारा किया, वाज़ेह इशारा किया। हमें हाइडल की तरफ आना होगा, हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की तरफ आना होगा। हमारा ये अब सूरत हाल ये है कि हम कोई भी डैम बनाने की कोशिश करें वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की नजर हो जाता है, वो सियासत की नजर हो जाता है। हमारा कालाबाग डैम यानी उसकी ये है कि उसकी अब ये समझ ले कि 50% नहीं 70% से ज्यादा उस पर काम हो चुका था, और उसकी जो कैपेसिटी थी वो ये थी कि हम पूरे पाकिस्तान को से बिजली जो है वो सप्लाई कर सकते थे। अब तो वो लेकिन हुआ क्या, पारीना नहीं हो गया सर, किस्सा पारीना किसने किया? इसमें अब वापडा था कोई कसूर? जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा कि वापडा के इंजीनियर से वापडा सो गया, वापडा तो नहीं सोया ना। वापडा ने तो एक डैम बनाने का कहा, वापडा ने उस पर काम किया, लेकिन काम किसी ने नहीं करने दिया। इसी तरह जो दूसरे डैम्स अब बन रहे हैं या दूसरे डैम्स में जो काम शुरू हुआ है आपके सामने ही है कि अब नाम नहीं लेना चाहिए, जिस हुकूमत ने भी उसको शुरू किया उस पर तनकीद का सामना करना पड़ जाता है। ले लें, कोई हर्ज नहीं, नाम ले लें नहीं, जरूरी नहीं है तो उस पर तनकीद का सामना। जी मोहसिन साहब, इन्होंने एक तो ये है कि ये 550 अरब सालाना की जो फ्री यूनिट सप्लाई है, इन्होंने तो बड़ी उसकी जस्टिफिकेशन दे दी कि वापडा के मुलाजमीन तो बहुत थोड़ी उसमें हिस्सेदार हैं। असल तो जो हमारी तबका इशराफिया है जिसमें जजेस शामिल हैं और सारे ही शामिल है सर, ठीक है, वो असल में कंज्यूम करते एक्चुअली हैं। मैं उस पर सिर्फ ये कमेंट करूंगा कि सारा पैकेज जो होता है ना इसको मोनेटाइज कर दिया जाता है। Okay. और मेरे नजदीक सरकारी गाड़ियां जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। Okay. तो गाड़ियों की आप जो उसको बेनिफिट है वो फिक्स कर दें रुपीस के अंदर और वो उसको दे दें, वो गाड़ी खुद रखेगा, खुद अपनी गाड़ी चलाएगा। हमें सरकार को उसको किसी अफसर को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, Okay. ना ड्राइवर देना चाहिए, ना फ्यूल देना चाहिए। इसका मतलब ये आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये सहूलत दी हुई है हुकूमत ने फ्री, इसको मोनेटाइज कर कर दें और ये आपकी तनख्वाह में आ गया। अब आपका काम है आप 100 यूनिट इस्तेमाल करें, 7000 यूनिट इस्तेमाल करें, ये आपको फिक्स वो मोनेटाइज वैल्यू मिल ताकि जाएगी। ये इसके ऊपर कजिया ना रहे कि जी कितना इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह आपकी उसका वो पैकेज का एक मोनेटाइज्ड हिस्सा वैसे होगा। मोहसिन साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। ये जितने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उन्होंने ये गाड़ियों की सहूलत, पेट्रोल की सहूलत, ड्राइवर की सहूलत को मोनेटाइज कर दिया हुआ है कि वो उनके पे पैकेज का हिस्सा बन जाता है। उसका नतीजा ये है कि उसका वो मिस यूज जो है वो नहीं होता। तो आपकी ये तजवीज बड़ी अच्छी है कि इसको लेकिन मैं कुछ और उसकी तरफ आऊंगा कि एक तो हमने पावर जनरेशन कर ली लोकल फ्यूल के साथ, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, विंड इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा हमारे जो घरों की जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट की जा सकती है। हमारे नजदीक हमारे पास एग्जांपल है, आप लाहौर के किले में जाएं, मुगलों ने जो बनाए हैं उसमें उन्होंने बेसमेंट्स बनाई, वो उन्होंने हवा का इस्तेमाल किया, उन्होंने जमीन से पानी निकाल के ठंडे पानी को इस्तेमाल किया। अगर हम ये सारी चीजें इस्तेमाल करें तो इससे ही आपका जो टेम्परेचर है ना घर का, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। तो कहाँ बाहर 40 और ये 25। फिर आपकी जो दीवारें हैं, दीवारों के दरमियान में आपने अगर इंसुलेशन डालें, स्टायरोफोम डालें और मुख्तलिफ चीजें डालें ताकि बाहर से गर्मी अंदर ही ना आए, तो उससे वहां पे रुक जाए। फिर एक हम सब लोगों के घरों में पहले लोग सहन में शाम के वक्त बाहर बैठने के लिए, चाय पीने के लिए छिड़काव करते थे। अगर आप छत के ऊपर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा लें जो कि ऑटोमेटिक हो, जैसे ही छत का टेम्परेचर फर्ज करें 30 से ऊपर जाए, एक फुहार निकले, पानी नहीं, सिर्फ एक स्प्रे, वो स्प्रे छत पे गिरेगा और टेम्परेचर 30-32 पे रोक देगा, स्प्रे बंद हो जाएगा।
और फिर इसी तरह से आप छत का टेम्परेचर इतना कंट्रोल कर लें कि जो ऊपर वाली मंजिल वाले हैं उनका एयर कंडीशनर 2 टन के बजाय वो आधे टन के ऊपर काम करेगा। तो ये जो सारी इनोवेशन है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के अंदर हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ताकि क्योंकि इस वक्त हमारा सर्दियों का जो बिजली का लोड है 12,000 मेगावाट है टोटल जी, और इस वक्त हम बैठे हुए हैं 25,000 से 28,000 मेगावाट के ऊपर सप्लाई मेगावाट, क्योंकि गर्मियां हैं, सबके एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं नहीं, टोटल। एक सेकंड, सर्दियों में जो डिमांड होती है वो 12,000 है, 12,000 और मेगावाट, गर्मियों में 25,000 है। तो ये जो 1 से 2 का जो फर्क है ना, और हमें फिर फर्नेस ऑयल के पावर हाउस ऑन करने पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली तो देनी है लोगों को। अब वो उसमें भी जो लोग, अगर फर्ज करें मेरे घर में 5 एयर कंडीशनर चल रहे हैं, तो अगर आपके घर में 1 एयर कंडीशनर चल रहा है, आप क्यों पैसे दें उसके? मेरे घर के बाहर एक ऑटोमेटिक मीटर लगा होना चाहिए जो इदारे को भी बता रहा है कि जी ये 25 किलोवाट का लोड इनका चल रहा है। मुझे भी मैसेज आ जाए कि जनाब लोड कम कर लें वरना आपका टैरिफ ऊपर चला जाएगा। सो जो इस्तेमाल करे ज्यादा बिजली उसको पीनलाइज करें ना, पूरे आवाम को तो ना पीनलाइज, नाइंसाफी के जरिए बिलिंग नहीं होनी चाहिए ना। तो अब ठीक है, जिनके पास फंड्स हैं वो अगर ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 7,000 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल करें, फिर पैसे दें, चाहे वो 100 रुपए का यूनिट हो। लेकिन जो गरीब आदमी है उसका यूनिट 25 रुपए पे लाके रोक दे। ये 25 रुपए एक बड़ा मैजिक नंबर है, जिसके इससे ऊपर यूनिट नहीं जाना चाहिए। ये ट्रांसलेट होता है तकरीबन 8.5 और 9 सेंट्स के ऊपर। इंडिया में बिजली इस वक्त 9 सेंट पर है, बांग्लादेश में 9 सेंट पर है, श्रीलंका में 9 सेंट के ऊपर है। हमारी इंडस्ट्री को जब तक आप 9 सेंट पे बिजली नहीं देंगे, वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट में कम्पीट नहीं कर सकेगा। बड़ी खूबसूरत बात की, 9 सेंट पे चल रहा है ये। हमारे कितने सेंट पे है? हमारा इस वक्त हम 16 सेंट पे बैठे, 18 पर नहीं 18 सेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये डबल एग्जैक्टली, हाँ, ये जो डबल है ना, ये सबका बेड़ा गर्क कर रहा है। तो आप अब पिछली हुकूमत ने, पीटीआई ने फैसलाबाद वालों को 9 सेंट्स पे बिजली दी, अच्छा ठीक है जी, और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ऊपर उठी। सारे बांग्लादेश और इंडिया के टेक्सटाइल ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। फैसलाबाद के हमारे जो दोस्त हैं वो कहते थे कि जी हम तो अगले 2 साल तक ऑर्डर ही नहीं ले रहे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन बुक हो चुकी है। अब फिर आने के बाद जब इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ ने आके सारी इंडस्ट्री बंद करा दी, सो अब जब इंडस्ट्री बंद हुई है तो हमारी बिजली पैसे कौन देता है? पैसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट देता है ना। ठीक है। तो इस वक्त मतलब सुंदर के अंदर हम 100 मेगावाट बिजली खरीद रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री बड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन अब उसकी पावर कंजम्पशन नीचे चली गई है, हालांकि वहां पर हमारे लॉसेस सबसे कम है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है, इसमें सबने पार्टिसिपेट करना है, लेकिन इमीडिएट रिलीफ गरीब को दें। उसके ऊपर से इनकम टैक्स खत्म करें। 1000 यूनिट के ऊपर मुझे 25,000 रुपए पे हेजिंग नहीं चाहिए, मुझे 1000 यूनिट वाले से इनकम टैक्स लेना बंद करें, उससे एक्साइज ड्यूटी बंद करें। जीएसटी सर, वो नहीं, जीएसटी अभी नहीं आप खत्म कर सकते, ये इनकम टैक्स और एक्साइज खत्म कर सकते हैं। ये पनिशमेंट टैक्सेस है, तो पनिशमेंट टैक्स खत्म करें, जीएसटी के ऊपर हम फिर देने के। लेकिन जो लॉसेज हैं, जिस इदारे के जितने लॉसेज हैं, वो 17% हो, 25% हो, वो कोई कंज्यूमर नहीं पे करेगा, वो डिस्को पे करेगा। डिस्को पे, ठीक, डिस्को जाने, डिस्को के एम्प्लॉइज पेंशन जाने, वो पे करेंगे। अब बताइए, ये जो आज हड़ताल है, जी, इसका क्या नतीजा निकलते हुआ देखते हैं? क्योंकि आपके वजीर आजम तो कह चुके हैं कि ये बिल्कुल गैर जरूरी तौर पर महंगाई का वावेला किया जा रहा है, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे वजीरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि बिल तो देने पड़ेंगे। तो क्या नतीजा निकलता? पाशा साहब, आप ये सोचें कि ये जो हमारे मिनिस्टर्स है ना, ये हमारे नहीं है। ये हमारे मिनिस्टर होते तो ये जरूर कहते कि हमने जो अपना एक फार्मूला है ये IMF को दिया है, उससे इजाजत आएगी तो हम इसकी को बिजली के बिलों में कोई कमी बेशी करेंगे। अगर ये हमारे वजीर आजम हो, हमारी गवर्नमेंट हो, तो हमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? ठीक है। बात तो यह है कि हम अपनी गवर्नमेंट है ही नहीं हमारी, तो हम किसके आगे वावेला करें? आज की हड़ताल के हवाले से मैं कहूंगा कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम था और इसको गरीब आदमी ने बड़ा सराहा है। और मैं चूंकि अभी ट्रैवलिंग करके आ रहा हूं मुजंग से, अंदरून शहर से, तो मार्केटें तकरीबन बंद हैं और इस हड़ताल पर लोगों ने, जिसको कहा जा सकता है कि लब्बैक कहा है, और जो उनके अंदर एक लावा फट रहा था वो आज बाहर निकला है। और लेकिन ये बड़ा माइनर है, इसलिए अच्छा एक बात बताइए कि सिर्फ जमात इस्लामी ने अवामी मुश्किलात को जुबान देने की कोशिश की है और किसी सियासी जमात ने इस पर बात ही नहीं की। जमात इस्लामी इस पर बयान दे रही है, रायामा को मुनज़्ज़म कर रही है, ये क्या वजह है? उसकी खास वजह है ना कि पिछला अगर आप टर्नओवर देखें
तो 17 जमातें तो वही है कि जिन्होंने ये हम पर ये महंगाई का पहाड़ तोड़ा, जो जिन्होंने हम पर ये महंगाई मुसल्लत की है। तो फिर रह कौन सी पार्टी जाती है? एक पार्टी अंदर है। एक पार्टी का नाम लेने से भी हम गुरेजा हैं। मुंशी साहब, आप मैं समझते हैं कि कोई टेक्नोक्रेट हूं, इसलिए मैं सियासी उसको वो नहीं दे सकता तबसरा करने से मैं गुरेज करूंगा, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं। मैं उस पे मतलब शॉर्ट टर्म के ऊपर इमीडिएट रिलीफ दें लोगों को, और पॉसिबल है। मीडियम टर्म के ऊपर हमें चाहिए कि अपनी ये जो हमारी जो घरों की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं उसके अंदर तहखाने, बेसमेंट, पानी, जमीन, हमारे जो घरों के नीचे पानी है ना, वही पानी आप सर्कुलेट करें अपने घर में रेडिएटर्स के थ्रू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपके कमरे की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी एयर कंडीशनिंग की, या कम से कम 2 टन की जगह आधे टन का एयर कंडीशनर आपका काम कर देगा। मेरे घर में जो तहखाने में आधे टन का एयर कंडीशनर लगा है, और वो भी अगर आप चलाएं तो उसके ऊपर आपको चादर लेनी पड़ती है। आप मत चलाएं अपने बड़े एयर कंडीशनर्स, आप लोग तहखाना इस्तेमाल करें। ठीक है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को बेहतर करें, ये हमारी मीडियम टर्म सॉल्यूशंस के अंदर है। और जिसमें सोलर पावर, सोलर को इस्तेमाल करें, कम से कम 6 से 8 घंटे आप सोलर लोड की वजह से पैसे कम हो जाएंगे आपके। फिर हमारी जो कोस्टल है, सारा सिंध है, कराची है, वहां पे छोटे विंड टर्बाइन जो घरों पे लगे हुए हों वो लगाएं, और वो 5 से 10 किलोवाट के लगाएं। उनकी बिजली मुफ्त हो जाएगी, उनको जरूरत ही नहीं है कि वो वापडा वगैरह की और बाकी कराची इलेक्ट्रिक की या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली लें। लॉन्ग टर्म का जो सोल्यूशन है, इमीडिएटली 50,000 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं, 50 मेगावाट से लेके 5-10 हजार मेगावाट के। तो वो जब वो आते चले जाएंगे, सारी बिजली 9 सेंट के ऊपर आती चली जाएगी। अच्छा मोहसिन साहब, एक बात बताइए वेरी शॉर्ट, क्या हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनमें सलाहियत नहीं है इस तरह की चीजें सोचने की कि अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए? सही बात है। या बदनीयत है, वो चाहते नहीं है कि अवाम की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए? पहले दो बातें ना, एक ही है बात करता हूं जी। मैं एनटीडीसी के बोर्ड पे था 3 साल। जिस दिन मैंने बोर्ड ज्वाइन किया 2013 में, मेरे पास नीलम झेलम से डुमेली तक की जो ट्रांसमिशन लाइन थी उसका कॉन्ट्रैक्ट आया, और कोई 10-15 बाइंडर उन्होंने मुझे दिए, क्योंकि मैं कन्वीनर था वो जो इनकी ये परचेज कमेटी। तो मैंने देखा कि 27,000 बिलियन 27 बिलियन रुपीस की हमें ऑफर दी एक चाइनीज कंपनी ने। मैंने दोबारा से इसको सारे को स्टडी किया, मेरे हिसाब से ये 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। जो 27 पे वो कोट कर रहे थे, फंडिंग भी वो ला रहे थे। तो मैंने बोर्ड से इजाजत दी कि जनाब इसकी फंडिंग मैं लोकल बैंक से कराऊंगा, और एडीबी का क्योंकि फंडेड प्रोजेक्ट था, तो हर कॉन्ट्रैक्टर का जो टर्नओवर है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक फॉर्मूला में होना चाहिए। वो हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मीट नहीं कर रहा था, अच्छे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर। मैंने प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में तोड़ा, 3 हिस्सों के कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने, ये तकरीबन 9 अरब रुपए में मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिए, और दिसंबर 2017 में हमारी 500-220 केवी की लाइन नीलम झेलम पहुंच गई। मैंने वापडा से 1 साल पेनल्टी ली है, एनटीडीसी ने 1 साल पेनल्टी ली है, क्योंकि वापडा का पावर हाउस 2018 दिसंबर में ऑन हुआ है। हम अपनी तारें लेके वहां पहुंच गए थे एनटीडीसी वाले। अब जब मैंने ये काम किया, मैंने बहुत सारे लोगों को नाराज किया, ठीक, क्योंकि वो जो बाहर के जो थे उन लोगों ने काफी इंतजाम किया हुआ था। मुझे भी ऑफर हुई, 8% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मुझे ऑफर हुई, लेकिन क्योंकि हमारे वालिदैन की ट्रेनिंग ऐसी है कि नाम खाते हैं ना खाने देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट खाते हैं और लगाते भी हैं। ना खाते हैं और लगाते भी ये हैं। ट्रेनिंग नहीं है, वो उनकी ट्रेनिंग थी, जो खाते भी थे लगाते भी थे। हमने सुंदर एंड एसेट स्टेट की जो सीमेंट और स्टील की सड़कें हैं, आज तकरीबन 18 साल हो गए, एक में क्रैक नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूरा और उस पे पूरा मटेरियल लगा ना। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट देता हूं, मेरे से ज्यादा मैं कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट देता हूं। मेरी तो सिर्फ एक ख्वाहिश थी ना, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट तो उसने किया, उसने अमलन। इसी तरह आप देखें नीलम झेलम के अंदर, और हमारे ये लेस्कोस के और वापडा के एक्स एम्प्लॉइज की कंपनीज हैं जिन्होंने ये इंस्टॉलेशन दी, वहां पे कंस्ट्रक्शन पावर लाइन्स हमने करके दी। तो कहने का मकसद ये है कि यस, कॉम्पिटेंस चाहिए। अगर आप में कॉम्पिटेंस नहीं होगी तो आप ये काम नहीं कर सकेंगे। एनटीडीसी का डिजाइन सेक्शन को बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं डिजाइन इंजीनियर हूं, मेरा काम ही चीजें डिजाइन करना है, तो हमारा डिजाइन सेक्शन एनटीडीसी का निहायत कमजोर है, वो नहीं चीजें डिजाइन कर सकता। यही डिजाइन कैपेबिलिटी वापडा में भी नहीं है। सिर्फ हमारे जो इंजीनियर्स हैं फोन करते हैं और कुगी मारते हैं, दे कैन नॉट डिजाइन प्रोजेक्ट्स। तो ये सलाहियत ही नहीं है, सलाहियत ही नीयत का मसला नहीं, सलाहियत ही नहीं है। नियत मैं बाद में लेकर आता हूं। मैं 80% कहता हूं कॉम्पिटेंस इशू है।
20% करप्शन इशू है। सो अब बेसिकली इन चीजों को ठीक करने मैं एयर चीफ मार्शल मुसफ मीर के साथ मैं कामरा के बोर्ड के ऊपर था। हमने JF-17 का प्रोजेक्ट लगाया ना, क्योंकि मैं F-16 का जानी दुश्मन हूं, मैं पायलट हूं और मैं F-16 को इसलिए पसंद नहीं करता, उसका कंट्रोल अमेरिका के पास है। आप इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करें F-16 को, वो उड़ते हुए F-16 को क्रैश करा देगा, उनके सैटेलाइट से हमारा F-16 नीचे गिर जाएगा। मोहसिन साहब एक मिनट, यू कैनॉट क्रॉस पाकिस्तान बॉर्डर इन एन F-16 एयरक्राफ्ट। JF-17 है जिसने 27 मोहसिन साहब, यानी आप ये देखें, ये बड़ी अहम बात कह रहे हैं जी। कि जो ही F-16 पाकिस्तानी एयर स्पेस क्रॉस करेगा तो उसका सिस्टम बंद हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। ये अमेरिकन कंट्रोल के अंदर है, उसका इंजन डेटा हर वक्त उसकी जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको रिपोर्ट हो रहा होता है, एंड इट्स अ टू वे रिपोर्टिंग सिस्टम। GPS सैटेलाइट से सिग्नल आएगा, इंजन विल बी टर्न्ड ऑफ। और हमारा जो ये 27 फरवरी को जो हादसा हुआ था 2019 या 2020 के अंदर अभी वाला, हमारे जो लड़ने गए वो मिराज गया, उनकी साइड के ऊपर JF-17 ने उनके जहाज गिराए। F-16 कहां खड़े थे? 50 किलोमीटर अंदर खड़े थे, वो जा ही नहीं सकते थे। अगर वो जाते वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते थे उसके अंदर। सो इसलिए हमें ये चाहिए कि अपने जोरे बाजू पे हम काम करें। हमारे डिफेंस के बहुत सारे सिस्टम्स इंपोर्टेड हैं, बंद करें, अपनी चीजें खुद बनाएं। जब आप चीजें खुद बनाएंगे, टर्बाइन खुद बनाएं, पावर हाउसेस खुद बनाएं, तो आप चीजें बनाना शुरू करेंगे। चाइना ने यही किया ना, डेंग साओपिंग ने किया, उनके डिजाइन हाउसेस बने हुए हैं। हमारे इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आज तक एक चीज नहीं बना सका। हमारा इदारा है ये जो कि वो सिलिकॉन के ऊपर रिसर्च करता है, एक चीज नहीं बना सका। तो गवर्नमेंट को चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाए और प्राइवेट सेक्टर की डिजाइन कंपनीज को गवर्नमेंट के साथ मिलके इन डिजाइन हाउसेस को रीएक्टिवेट करें। अब राद मिसाइल के ऊपर हमारे जो मिसाइल वाले लोग हैं वो मेरे साथ आके जहाज में उन्होंने फ्लाइंग करके सॉफ्टवेयर बनाया, क्योंकि हमारे पास डिफेंस के पास कैपेबिलिटी नहीं है डिजाइन की ये सिस्टम बनाने के लिए। कहने का मकसद ये कि डिजाइनिंग पे फोकस करें। फिर डिजाइनिंग में होता है नुकसान, वो गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करे, लेकिन उसमें से आमदनी आती है जब आपकी वो जब कमर्शियल हो जाते हैं। अब हमने जिस वक्त एटम बम बनाया उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूज एक लगता है, सेंट्रीफ्यूज को ड्राइव करने वाला जो पीसी बोर्ड है वो हमारे टेक्सटाइल यूनिट में भी इस्तेमाल होता है, सेम। लेकिन हम अपने टेक्सटाइल यूनिट को यूरोप से सारे वो इक्विपमेंट आते हैं, हमारी सेंट्रीफ्यूज जो उसके वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स हैं जो हमने खुद बनाई हैं वो हम नहीं उनको दे रहे। और वो क्यों लॉक्ड है मुझे नहीं पता। हम हालांकि वो बाहर जा सकती हैं बिकने के लिए। तो डिफेंस की जितनी कैपेबिलिटी है उसको कमर्शलाइज करें, हम डिफेंस को पैसे देने को तैयार हैं। अब मसलन हमारे टैंक के अंदर 400 हॉर्स पावर का इंजन लगता है जो क्राइसलर कॉर्पोरेशन से आता है, और हर थोड़े दिनों के बाद अमेरिकन नाराज हो जाता है, वो उसको इंजन को बंद कर देता है, तो आपका टैंक मारेगा। इंजन इधर है बंद उधर से हो जाता है। यस नहीं वो तो खैर वो सप्लाई बंद कर सप्लाई, अच्छा ठीक इंजन की। अब लेकिन मैं कहता हूँ 400 अगर मिलर ट्रैक्टर अपना इंजन बना सकता है, वो 400 हॉर्स पावर का डीजल इंजन बना सकता है। वो मसला ही नहीं है डीजल इंजन बनाने के लिए, इतनी पुरानी टेक्निक है, 1800 का ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन हौसला करें ना और टेक्नोलॉजी बनाएं, और आप थोड़े दिनों के अंदर आप किसी को लेकर आए ग्रुप को, हर चीज लोकल बन सकती है। हमारे पास माशाल्लाह जो मेरे पीछे जो इंजीनियर्स आ रहे हैं वो हमसे 10 गुना बेहतर है, लेकिन आपको उनको गाइड करना पड़ता है, उनको सिखाना, इंकरेज करना पड़ता है। मोहसिन सैयद साहब, तारिक इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, नतीजा आप खुद निकाल लीजिएगा, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।